नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग सेल एवं बैटरी पर मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज हम आपको क्षारीय स्टोरेज सेल के बारे में बताएंगे। क्षारीय स्टोरेज सेल भी लेड एसिड स्टोरेज सेल की तरह विद्युत धारा का रासायनिक स्रोत है। दोनों में मुख्य अंतर यह है कि क्षारीय सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अम्ल H2SO4 के स्थान पर क्षार पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड KOH का उपयोग लाया जाता है। क्षारीय सेल हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक है निकिल लौह क्षारीय स्टोरेज सेल, दूसरा है निकिल कैडमियम क्षारीय स्टोरेज सेल। आज हम अभी निकिल लौह क्षारीय सेल पर चर्चा करेंगे। निकिल लौह क्षारीय स्टोरेज सेल। क्षारीय स्टोरेज सेल का कंटेनर मोटी इस्पात की चादर अर्थात स्टील शीट का बना होता है। इसकी धनात्मक प्लेट निकिल ऑक्साइड की कोटेड माने उस पर परत चढ़ी होती है। छिद्र युक्त लोहे की घुमावदार नालियों की बनी होती है। इन नालियों में निकिल हाइड्रॉक्साइड अर्थात NiOH का वोल्ट वाइज के निकिल धातु के कण भर दिए जाते हैं। निकिल धातु विद्युत अपघट्य अर्थात इलेक्ट्रोलाइट की चालकता बढ़ाती है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को कम करने के लिए निकिल हाइड्रॉक्साइड में 18 से 20% तक ग्रेफाइट तथा 1.7% से 2.4% तक बेरियम हाइड्रॉक्साइड भी मिलाया जाता है, जिससे धनात्मक प्लेट का सक्रिय पदार्थ की उपयोगिता गुणांक तथा प्लेटों का जीवन काल बढ़ जाता है। इसमें ऋणात्मक प्लेट लोहे की खोखली नली की बनी होती है तथा नलियों के खोखले भाग में सक्रिय पदार्थ के रूप में लोहे का चूर्ण तथा लौह ऑक्साइड होता है। इस चूर्ण में निकिल सल्फेट तथा फेरस सल्फेट की थोड़ी मात्रा भी मिलाई जाती है, जिससे सेल का जीवन काल बढ़ जाता है। इस सेल की वोल्टेज 1.2 वोल्ट प्रति सेल होती है। सेल की धारा क्षमता अर्थात करंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए धनात्मक तथा ऋणात्मक प्लेटों को पृथक पृथक समूहों के रूप में रखा जाता है। एक समूह में समान ध्रुवता माने समान पोलरिटी वाली प्लेटें ही जोड़ी जाती हैं। प्रत्येक सेल की प्लेट का एक कॉमन चूड़ीदार सिरा छड़ अर्थात टर्मिनल पोस्ट से वेल्डिंग कर दिया जाता है। निकिल लौह स्टोरेज सेल के लिए विद्युत अपघट्य अर्थात इलेक्ट्रोलाइट में 20% पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र है KOH, तथा 1% लिथियम हाइड्रेट अर्थात LiOH मिलाकर तैयार किया जाता है। लिथियम हाइड्रेट के घोल मिलाने से सेल का जीवन काल बढ़ता है और हमारी लिथियम निकिल लौह क्षारीय स्टोरेज सेल में कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जब सेल हमारा डिस्चार्ज होता है, निरावेशन अर्थात डिस्चार्ज होता है, तो हमारी धनात्मक प्लेट पर NiOH का 4+2K प्लस अर्थात निकिल हाइड्रॉक्साइड में जब पोटेशियम से अभिक्रिया करता है तो NiOH का ट्वाइस अर्थात निकिल हाइड्रॉक्साइड तथा 2KH KOH अर्थात पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड बनता है। और जब ऋणात्मक प्लेट पर Fe अर्थात आयरन से हाइड्रॉक्साइड क्रिया करती है तो FeOH का होल्ड ट्वाइस बनता है। उसके बाद जब हमारा बैटरी चार्ज होती है तो चार्ज के समय भी कुछ क्रियाएं हमारी होती हैं। धनात्मक प्लेट पर हमारी निकिल हाइड्रॉक्साइड हाइड्रॉक्साइड से क्रिया करके NiOH का 4 बनाती है और ऋणात्मक प्लेट पर FeOH का होल्ड ट्वाइस अर्थात फेरिक हाइड्रॉक्साइड 2K से अर्थात पोटेशियम से क्रिया करके Fe अर्थात लोहा प्लस 2KOH बनाती है। इस प्रकार हमारा निकिल कैडमियम सेल बना। अब हम आपको दूसरे सेल निकिल क्षारीय स्टोरेज सेल के
क्षारीय स्टोरेज सेल के निकिल कैडमियम क्षारीय स्टोरेज सेल के बारे में हम बात करेंगे। सेल में धनात्मक प्लेटें निकिल लौह क्षारीय स्टोरेज के समान ही होती हैं तथा ऋणात्मक प्लेट में सक्रिय पदार्थ के रूप में कैडमियम ऑक्साइड तथा लौह का मिश्रण उपयोग किया जाता है। इस मिश्रण में 2.8 से 4.5 तक सोलर तेल मिलाया जाता है, जिसमें प्लेटों की कैपेसिटी स्थिर रहती है तथा कैडमियम का प्रयोग करने से सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है तथा इलेक्ट्रोलाइट में 20% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात KOH तथा 1% लिथियम हाइड्रेट मिलाकर तैयार किया जाता है तथा प्लेटें निकिल लौह स्टोरेज सेल के समान ही इस सेल की प्लेट समूह में जुड़ी होती है। दोनों में अंतर केवल इतना है कि निकिल कैडमियम सेल में धनात्मक प्लेट की संख्या ऋणात्मक प्लेट की संख्या से एक अधिक होती है, अर्थात किनारे की प्लेटें सदैव धनात्मक रखी जाती हैं तथा कंटेनर से विद्युत रूप से जुड़ी होती हैं। इन सेलों का विद्युत वाहक बल 1.2 वोल्ट से 1.5 वोल्ट होता है। स्टील की प्लेटें काफी मजबूत होती हैं, इसलिए क्षारीय सेल की आयु लेड एसिड सेल की अपेक्षा अधिक होती है। ये काफी समय तक डिस्चार्जिंग अवस्था में भी रह सकती हैं और इनका आंतरिक प्रतिरोध भी अधिक होता है। इसमें भी कुछ रासायनिक समीकरण होते हैं। निरावेशन के समय रासायनिक क्रिया धनात्मक प्लेट पर क्रिया होती है तो NiOH का 4+2K+ जब क्रिया करता है तो NiOH का होल ट्वाइस +2KOH बनता है। जब ऋणात्मक प्लेट पर हमारी क्रिया करती है तो कैडमियम प्लस अर्थात कैडमियम जब हमारा हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो कैडमियम हाइड्रोक्साइड अर्थात CdOH होल ट्वाइस बनता है। जब हमारा सेल चार्ज के समय आवेशन के समय अर्थात चार्जिंग पे होता है तो हमारी धनात्मक प्लेट पर NiOH का होल ट्वाइस अर्थात निकिल हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइड क्रिया करता है तो NiOH का 4 होता है। और जब ऋणात्मक प्लेट पे जब हमारा कैडमियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम से क्रिया करता है तो कैडमियम प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रकार हमारे सेल का कार्य पूरा होता है और इस सेल में कुछ दोष भी पाए जाते हैं। क्षारीय सेलों में सल्फेशन, कोरोजन, बकलिंग प्रकार के दोष नहीं होते हैं क्योंकि इसकी प्लेटें स्टील तथा लोहे की होती हैं, जिससे प्लेटों को टेढ़े होने की संभावना नहीं होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सेंटिमेशन दोष अवश्य होता है जिसका कोई निवारण नहीं होता है, परंतु यह दोष इतनी अल्प मात्रा में होता है कि जब तक सेल में पर्याप्त मात्रा में गंदगी एकत्र हो पाती है तब तक उस बैटरी या स्टोरेज सेल का जीवन काल ही समाप्त हो जाता है, अर्थात वो हमारा सेल या बैटरी ही का खत्म हो जाती है। अब हम आपको बैटरियों के या सेलों के संयोजन के बारे में हम बताएंगे। सेलों के द्वारा जब एक सेल से अधिक वोल्टेज की जरूरत होती है तो हम सेलों को जब अधिक वोल्टेज तथा करंट प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी या समांतर समूह में संयोजित करने की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार हम सेल को 3 प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। एक श्रेणी संयोजन, दूसरा समांतर संयोजन, तीसरा मिश्रित संयोजन। जब इन सेलों के समूहों को संयोजित करते हैं तो हमारी बैटरी बनती है। तो आज हम आपको श्रेणी संयोजन के बारे में बताएंगे। जब एक सेल को वोल्टेज से अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है, अर्थात जब एक सेल अगर मान लिया 2.3 वोल्टेज है तो आपको ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता है तो हम कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इससे हमारी वोल्टेज बढ़ जाती है। इस प्रकार संयोजन में एक सेल का नेगेटिव सिरा दूसरे सेल के पॉजिटिव सिरे से और दूसरे का नेगेटिव सिरा तीसरे के पॉजिटिव सिरे से इस प्रकार जोड़ते हैं और जितनी आवश्यकता होती है उतने हम सेलों को जोड़ लेते हैं
इस प्रकार अगर हम श्रेणी संयोजन करें और इन सभी सेलों का विद्युत वाहक बल एक समान हो तो संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल ET बराबर NE होगा। और इस प्रकार संयोजन में प्रवाहित होने वाली धारा I जो होती है वो हमारी NE बटे NR प्लस कैपिटल R होती है, जहाँ पर E हमारे एक सेल का विद्युत वाहक बल होता है और N जो है हमारे नंबर ऑफ सेलों की संख्या है, कितने सेल यूज हुए। R जो होता है वो हमारे एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, वो भी ओम में हम नापते हैं। और कैपिटल R जो है हमारा वो लोड रेजिस्टेंस है। और I जो हमारी सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा है। जब हम इन सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जब एक सेल की विद्युत धारा से अधिक धारा की आवश्यकता पड़ती है तो सेलों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। इस प्रकार संयोजन में सभी सेलों के पॉजिटिव जो है हमारे सभी सेलों के पॉजिटिव एक जगह जुड़ते हैं तथा दूसरे के सभी निगेटिव बिंदु दूसरे सिरे पर संयोजित किए जाते हैं। यदि सभी सेलों का विद्युत वाहक बल अर्थात ET हो तो संयोजन की कुल धारा I बराबर E अपान R बटे N प्लस कैपिटल R। यहाँ I सर्किट की धारा है, E विद्युत वाहक बल है, R सेलों की संख्या है, कैपिटल R I प्रतिरोध है। इस प्रकार तीसरे संयोजन हमारा है श्रेणी एवं समांतर क्रम संयोजन। इसमें कुछ सेल श्रेणी में और समांतर में जोड़ने से बैटरी की हमारी एम्पियर भी बढ़ते हैं और वोल्टेज भी बढ़ती है। अर्थात जब एक सेल की धारिता से अधिक वोल्टेज या अधिक धारा क्षमता वाली बैटरी की आवश्यकता हो तब सेलों को पृथक पृथक श्रेणी में संयोजित करके इन श्रेणी समूहों को पुनः समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। इसे मिश्रित संयोजन भी कहते हैं। सेकेंडरी सेलों में श्रेणी समांतर समूहों को हम स्टोरेज बैटरी के नाम से भी जानते हैं। इस संयोजन में E जो है वोल्टेज होता है और N श्रेणी में क्रम में लगे सेलों की संख्या होती है तथा M हमारा पंक्तियों की संख्या होती है। इसलिए विद्युत वाहक बल अगर ET बराबर NE होता है, अगर संयोजन में प्रवाहित धारा I बराबर NE बटे NR बटे M प्लस कैपिटल R, जहाँ पे I हमारी धारा है, कैपिटल R हमारा बाह्य प्रतिरोध है और N हमारी सेलों की संख्या है, R हमारा आंतरिक प्रतिरोध है। इस प्रकार हम श्रेणी व समांतर से संयोजन करके बैटरी की एम्पियर क्षमता तथा वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। अब हमारे सेल बैटरी की कुछ विशेषताएं होती हैं, उनको कैसे प्रयोग होता है उसके बारे में हम बताएंगे। सेल बैटरी कुछ स्वाभाविक विशेषताएं हैं, अनेक विशेषताएं हैं जो स्वयं उसकी उपयोगिता को स्पष्ट करती हैं। नंबर 1 है क्षमता मीन्स कैपेसिटी। किसी सेल या बैटरी के द्वारा 1 घंटे तक 1 एम्पियर धारा प्रदान करना ही उसकी क्षमता कहा जाता है। स्टोरेज सेल की क्षमता एम्पियर घंटा में मापी जाती है। सेल की क्षमता इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट घनत्व तथा तापमान पर निर्भर करती है। यदि चार्जिंग के समय सेल का विशिष्ट घनत्व तथा तापमान दोनों बढ़ने लगते हैं तब इसकी क्षमता भी बढ़ने लगती है। उदाहरण के तौर पर यदि हम किसी सेल की क्षमता 120 एम्पियर प्रति घंटा है तो वो 10 एम्पियर की धारा 12 घंटे तक प्रदान करेगा। यदि वो हम 20 एम्पियर की धारा सर्किट को प्रदान करना हो तो ये हमारा बहुत ही कम समय में डिस्चार्ज हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आता है हमारा डिस्चार्ज दर। सेल बैटरी की क्षमता
एम्पियर घंटों में मापी जाती है, जो कि सेल के डिस्चार्ज दर पर निर्भर करती है। सेल बैटरी की क्षमता डिस्चार्ज दर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए सेल की क्षमता डिस्चार्ज दर बढ़ने के साथ घटती है, क्योंकि उच्च डिस्चार्ज दर से सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण सेल के टर्मिनल वोल्टेज में अधिक गिरावट आ जाती है तथा इसके साथ प्लेटों के सूक्ष्म छिद्रों में अम्ल सामर्थ्य क्षीण हो जाती है। इसके फलस्वरूप रासायनिक प्रतिक्रिया तीव्र हो जाती है तथा सेल की प्लेटें शीघ्र ही खराब हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम 100 एम्पियर घंटा धारिता वाला सेल का अगर डिस्चार्जिंग समय 10 घंटा है और उसको हम 5 घंटे कर दें तो उस सेल की धारिता 82.5 एम्पियर घंटा रह जाती है। यदि डिस्चार्ज समय 1 घंटा कर दें तो ये घटकर 50 एम्पियर प्रति घंटा ही रह जाती है। अतः डिस्चार्जिंग दर बढ़ाने से सेल या बैटरी की हमारी कैपेसिटी कम हो जाती है। अब अगला पॉइंट है हम दक्षता अर्थात इफिशियंसी। किसी सेल की दक्षता दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी एम्पियर घंटा दक्षता, दूसरी वाट घंटा दक्षता। तो एम्पियर घंटा दक्षता हम बताएंगे, किसी सेल या बैटरी के एम्पियर घंटा डिस्चार्जिंग तथा एम्पियर घंटा चार्जिंग अर्थात के अनुपात को हम एम्पियर घंटा दक्षता कहते हैं। एम्पियर घंटा दक्षता में सेल में प्रवाहित होने वाली धारा का मान एम्पियर में तथा प्रवाहित धारा द्वारा लिया गया समय घंटों में लिया जाता है। इस प्रकार हमारी प्रतिशत एम्पियर घंटा दक्षता बराबर होता है एम्पियर घंटा डिस्चार्ज बटे एम्पियर घंटा चार्ज गुणे 100। दूसरा है हमारा वाट घंटा दक्षता अर्थात वाट घंटा दक्षता में सेल या बैटरी के डिस्चार्जिंग के समय होने वाले वोल्टेज ड्रॉप तथा चार्जिंग समय में होने वाले वोल्टेज में वृद्धि को गणना में सम्मिलित किया जाता है। अतः वाट घंटा डिस्चार्जिंग दर तथा वाट घंटा चार्जिंग के अनुपात को हम वाट घंटा दक्षता कहते हैं। अर्थात प्रतिशत वाट घंटा दक्षता बराबर वाट घंटा डिस्चार्जिंग बटे वाट घंटा चार्जिंग गुणे 100। ये इस प्रकार से ये हमारा वाट घंटा दक्षता का सूत्र है। यदि एम्पियर घंटा दक्षता ज्ञात हो तो हम वाट घंटा दक्षता भी निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात वाट घंटा दक्षता बराबर होता है एम्पियर घंटा दक्षता अर्थात मध्यमान डिस्चार्जिंग वोल्टेज बटे मध्यमान चार्जिंग वोल्टेज गुणे 100। अर्थात लेड एसिड सेल की डिस्चार्जिंग वोल्टेज 2.1 वोल्ट से 1.8 वोल्ट तक होती है तथा चार्जिंग वोल्टेज हमारी 1.8 वोल्ट से 2.4 वोल्ट तक हो सकती है। इसलिए लेड एसिड बैटरी की वाट घंटा दक्षता 70 से 80% होती है। अब हमारे आता है पॉइंट सेल बैटरी का चयन, माने हम सेल को या बैटरी का किस प्रकार चयन करें। किसी वैद्युतिक कार्य में सेल व बैटरी का चयन उसकी क्षमता के अनुसार तथा उसके उपयोग के अनुसार करना चाहिए। अर्थात पहला पॉइंट है हमारा सेल बैटरी का विद्युत वाहक बल अधिक तथा स्थिर होना चाहिए। अर्थात सेल या बैटरी का विद्युत वाहक बल जितना अधिक होगा उतनी ही बैटरी हमारी अच्छी मानी जाएगी। इसलिए हमको जो बैटरी चयन करें उसका विद्युत वाहक बल अधिक ही होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है सेल बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए। अर्थात सेल बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कम होने का अर्थ यह है कि सेल कोई भी बैटरी का अगर आंतरिक प्रतिरोध कम है तो उसका वो सेल बहुत ही अच्छा माना जाता है। तीसरा पॉइंट है जब सेल बैटरी में धारा न ली जा रही हो तो उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। इस चयन को भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4 पॉइंट है सेल बैटरी में जब हम कार्य करें तो उसमें न कार्य करें उस समय जहरीली गैस व बदबू नहीं आनी चाहिए। नंबर 5 पॉइंट हमारा है सेल बैटरी का मूल्य चयन प्रक्रिया का आधार माना जाता है। अर्थात अगर सेल
बहुत महंगा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा हो। उसका चयन करने के लिए हमको जितना पैसा हो या जैसी व्यवस्था हो उसी हिसाब से हमको सेल या बैटरी को खरीदना चाहिए। नंबर 6 पॉइंट है, अगर सेल बैटरी जो हम खरीद रहे हैं क्या हमारी उसकी सामग्री हमें मार्केट में उपलब्ध हो रही है या उसका मेंटेनेंस हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ उसका हो पा रहा है। ये हमारे सेल बैटरी के चयन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब हम आते हैं जब हमारी सेल और बैटरी में कौन से इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग होते हैं। सेल एवं बैटरी में भिन्न भिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है तथा इनकी एक अपनी प्रकृति होती है जिसके कारण इनका चयन किया जाता है। जैसे नंबर 1 होता है तनु अम्ल अर्थात डाइल्यूट अम्ल एसिड, दूसरे होते हैं हमारे डाइल्यूट क्षार अर्थात डाइल्यूट तनु क्षार अर्थात डाइल्यूट एल्काइन, और तीसरा होता है हमारा नमक मिला पानी। तो हम नंबर 1 है तनु अम्ल अर्थात डाइल्यूट एसिड। जब जल में किसी अम्ल को मिला दिया जाए तो हमें डाइल्यूट अम्ल अर्थात का निर्माण होता है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है अर्थात नाइट्रिक अम्ल, और CuSO4 है। ये हमारे तनु अम्ल प्रयोग होते हैं कुछ सेलों में। कुछ सेल हमारे हैं जो तनु क्षार प्रयोग होता है, जब जल को किसी क्षार में मिलाया जाता है तो हमें तनु क्षार का निर्माण होता है। इसकी भी प्रकृति क्षारीय होती है, जैसे NiOH है, KOH है। NiOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। और नंबर 3 है नमक मिला पानी। जब जल में नमक को मिला दिया जाता है तो नमक मिले पानी का निर्माण होता है, जैसे NaCl। दूसरा है हमारा NH4Cl अर्थात। और अब हमारे आता है प्रश्न आता है सेल बैटरी का जीवन काल। सेल बैटरी का जीवन काल का मतलब उसके उपयोग से है, अर्थात बैटरी को कितने समय तक काम में लिया जा सकता है, वही उसका जीवन काल होता है। सेकेंडरी बैटरी की तुलना में प्राथमिक बैटरी जीवन का काल अधिक महत्व रखता है, क्योंकि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधुनिक एल्काइन सेल हैं। मैग्नीज के प्राथमिक सेलों का भंडारण बहुत ही वर्षों तक हो सकता है। इस प्रकार बैटरी सेलों के जीवन काल, उसमें प्रयुक्त पदार्थ, कौन सा पदार्थ प्रयुक्त हो रहा है और किस वातावरण पर रखे जा रहे हैं, कितना वातावरण प्रयोग हो रहा है, उस पर निर्भर करता है। अब हम बैटरी चार्जिंग पर चर्चा करेंगे। बैटरी चार्जिंग, बैटरी को चार्ज करने की हमारी 3 विधियां हैं, चाहे वो लेड एसिड स्टोरेज सेल हो, चाहे निकिल लौह हो या निकिल कैडमियम क्षारीय स्टोरेज सेल हो। इनको हम निम्नांकित विधि से ही चार्ज कर सकते हैं। नंबर 1 है हमारी स्थिर धारा विधि। इस विधि में चार्जिंग के समय दी जाने वाली धारा का मान लगभग स्थिर रहता है, इसलिए यह चार्जिंग की स्थिर धारा विधि कहलाती है। इस विधि में बैटरी को चार्जिंग दर उसकी डिस्चार्जिंग दर के समान रखनी चाहिए, यानी जितनी दर चार्जिंग की हो उतनी ही डिस्चार्जिंग की हो, जैसे बैटरी की दक्षता में कमी न हो। और इस विधि को वहाँ काम में लिया जाता है जहाँ आपूर्ति वोल्टेज उच्च हो, माने वोल्टेज जहाँ उच्च हो, जैसे DC 220 वोल्ट मिल रही हो, 110 वोल्ट मिल रही हो, तो हम बैटरी का वोल्टेज 6 वोल्ट हो या 12 वोल्ट हो, किसी भी बैटरी को हम लैंपों द्वारा स्थिर धारा परिपथ बनाकर बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और इसमें एक दोष होता है, इसमें ऊर्जा की हानि अधिक होती है। दूसरी हमारी विधि होती है स्थिर वोल्टेज विधि। इस विधि में वोल्टेज एक निश्चित मान पर 2.3 वोल्ट प्रति सेल पर अनुरक्षित रहता है। इसमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस बैटरी के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसके लिए 2.5 वोल्ट से 2.6 वोल्ट प्रति सेल का वोल्टेज स्रोत आवश्यक है। यदि 12 वोल्ट की कार बैटरी को आवेशित करना है तो 15 वोल्ट का डायनेमो होना आवश्यक है। इस विधि में ऊर्जा का क्षय कम होता है। तीसरी हमारी विधि है रेक्टिफायर विधि। रेक्टिफायर एक ऐसा साधन है
इसमें एसी को डीसी में बदला जाता है, क्योंकि डीसी स्रोत की आवश्यकता बैटरी को चार्जिंग करने के लिए होती है। इसमें हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है और रेक्टिफायर के रूप में हमारे डायोड को ब्रिज बनाकर जोड़ा जाता है। जब हम 250 वोल्ट देते हैं हम एसी इनपुट को, तो हमको आउटपुट में कुछ वोल्टेज मिलती है, वो हमारी डाउन करके मिलती है, और उसको जब हम डायोड के माध्यम से डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, 9 वोल्ट, 6 वोल्ट टाइप के हमको पॉइंट मिलते हैं, और हम एसी से डीसी परिवर्तित करके बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और बैटरी चार्जर में यही विधि सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। अब हम प्रशिक्षण के सारांश के बारे में बताएंगे कि हमने क्या पढ़ाया। आज हमने आपको स्टोरेज सेल के बारे में बताया, क्षारीय स्टोरेज वो कितने प्रकार की होती हैं, जैसे निकेल लॉग क्षारीय स्टोरेज सेल, इसके बारे में चर्चा की। निकेल कैडमियम क्षारीय स्टोरेज सेल, इसके बारे में बताया। सेल बैटरी की विशेषताओं के बारे में बताया, और हम जब सेल या बैटरी पर काम करते हैं या सेल बैटरी खरीदते हैं तो चयन कुछ बिंदु ध्यान रखने चाहिए, जिससे हमारी बैटरी आसानी से काम कर सके। और सेल बैटरी में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग होते हैं उनको बताया, और सेल बैटरी का जीवन काल कितने समय कैसे रहता है, और बैटरी की चार्जिंग विधि के बारे में हमने बताया। ये सारा मटेरियल मैंने पुस्तक, इलेक्ट्रॉनिक की पुस्तक है टेड थ्योरी NSQF, ये है हमारी नेशनल इंडस्ट्रियल मीडिया इंस्टीट्यूट चेन्नई की बुक से लिया है। आज मैंने ये सेल एवं बैटरी पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है कि ये प्रशिक्षण भविष्य में मददगार होगा। धन्यवाद।